हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन आईएएस में इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, अक्टूबर मंथ का है क्योंकि अभी दिसंबर का आया नहीं, जैसे आएगा उसको भी हम कर लेंगे। नवंबर मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो उन सबका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपीएससी का टेस्ट भी आप करते रहिए। 23 टेस्ट करवा चुके हैं हम, तो उन सब टेस्टों को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। विजन आईएएस का ये है इंटरनेशनल रिलेशंस से। तो चलिए ये सब न्यूज़ हैं जो कि हमको डिस्कस करना है। चलिए पहले न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये है वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब एलएसी पे ये भारत चीन समझौता। क्या है मुद्दा? तो हाल ही में भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा ठीक है से सटे देपसांग और डेमचोक, इनके नाम याद रखिएगा। देपसांग और डेमचोक के इलाकों में से सैनिकों की वापसी तथा गश्ती व्यवस्था से फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि 2020 से पहले एलएसी पर जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। तो चलिए और जानते हैं इनके बारे में। मौजूदा समझौतों के तहत भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी पर उसी तरह से गश्त करेंगे जैसे 2020 में तनाव पैदा होने से पहले करते थे। ज्ञातव्य है कि पूरी लद्दाख क्षेत्र में 2020 के बाद उत्पन्न हुए टकराव के अन्य क्षेत्रों जैसे गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, गोररा, पैंगोंग त्सो के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों आदि से सैनिकों की वापसी पहले ही हो चुकी थी। यह समझौता 3 चरणों वाली प्रक्रिया के पहले चरण का हिस्सा है। इन 3 चरणों में शामिल है यह है भारत-चीन सीमा क्षेत्र सैनिकों की वापसी, दूसरा है दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना और तीसरा है विवादित क्षेत्रों में बहुत कम सैनिकों की तैनाती। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देपसांग मैदान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र काराकोरम दर्रे के नजदीक अवस्थित दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से स्थित है। देपसांग क्षेत्र चुशूल में स्कैंगुर गैप के समान सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए उपयुक्त समतल भूभाग प्रदान करता है। तो नेक्स्ट है 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध या टकराव के बारे में जाने। तो चीन सैनिकों की घुसपैठ के कारण लद्दाख में पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर दोनों पक्षों के हिंसक झड़पें शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों मतलब इसके बाद उत्तरी सिक्किम और नाकुला और लद्दाख के गलवान में भी हिंसक झड़पें हुई थी। जून 2020 में गलवान घटना को एक ऐसी हिंसक झड़प में के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया गया था। गलवान घाटी में हुई इस झड़प में भारत में 20 सैनिक शहीद हुए गए थे और 1962 के बाद से ये सबसे घातक चीनी हमला माना गया था। इसके बाद से दोनों पक्षों ने सीमा पर हजारों सैनिकों की लंबी दूरी की मारक क्षमता और सैन्य उपकरणों के साथ तैनाती कर दिया था। इसके अलावा सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया गया था। यह है इंडिया चाइना बॉर्डर वेस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे सिंगयांग और देपसांग प्लेन यहाँ पर है, देख सकते हो आप। और गलवान वैली यहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल एलएसी यहाँ पर है और पैंगोंग त्सो लेक यहाँ पर है, लोकेशन देख लीजिए। और लद्दाख का डेमचोक ये है और तिब्बत और डेमचोक के बीच है। और ये है आपका एलओसी और ये है गिलगिट बल्तिस्तान और ये सकाम वैली, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, देख सकते हैं इसको। तो भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। तो चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। इसके अलावा हिस्सों में कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा भी नहीं है। एलएसी आपको पता होगा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय बना था और एलएसी को 3488 किलोमीटर लंबी मानता है भारत, जबकि चीन इसे मानता है 2000 किलोमीटर ही लंबी मानता है। और भारत चीन 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पश्चिमी क्षेत्र है जो लद्दाख का एरिया है, ये वाला। तो इस क्षेत्र में 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा खींची गई जॉनसन लाइन है से संबंधित है। इस लाइन के तहत जॉनसन लाइन याद रखिएगा और इसके अक्साई चीन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा बताया गया है। हालांकि चीन जॉनसन लाइन को स्वीकार नहीं करता है। इसके विपरीत चीन 1890 के दशक में खींची गई मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार करता है। यह लाइन अक्साई चीन को चीनी राज्य क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। और मध्य क्षेत्र की बात करें जो उत्तराखंड वाला एरिया है, ये वाला जो येलो कलर का है, तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में मामूली विवाद है। यह एकमात्र सीमा क्षेत्र है जहां भारत की चीन ने और मानचित्रों का आदान प्रदान किया है जिस पर वे सीमाओं को कोई औपचारिक सीमांकन नहीं होने के बावजूद भी व्यापक रूप से सहमत है।
पूर्वी क्षेत्र ये है, ये वाला पूर्वी क्षेत्र है और इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। यह मैकमोहन को एलएसी माना जाता है, जिसे 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया था। 1914 में शिमला में आयोजित इस सम्मेलन में चीन, ब्रिटिश भारत, तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, तो पता ही होगा। तो ये देख लीजिए 1993 में एलएसी पर शांति सौहार्द बनाए रखने तो समझौता हुआ था। मतलब जो कार्यक्रम हुए हैं भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए वो सब है। 1996 में एलएसी पर सैन्य संबंधी मामलों में विश्वास निर्माण उपाय पर समझौता हुआ। 2001 में भारत चीन के बीच आपसी संबंधों व्यापक सहयोग सेतु सिद्धांत पर सहयोग घोषणा पत्र हुआ और 2005 में एलएसी पर सैन्य संबंधी मामलों में विश्वास निर्माण उपयोग के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीके पर प्रोटोकॉल जारी हुए। 2012 में भारत चीन मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की स्थापना पर समझौता हुआ। 2013 में भारत चीन सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ। चीन मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करता है और संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है। चीन जो होता है अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए तवांग मठ और तिब्बत के लासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है। भारत चीन संबंधों के बीच जो चिंता है उसके बारे में देखते हैं तो आर्थिक क्या है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है चीन के पक्ष में है। भारत चीन के साथ लगभग $85 बिलियन का व्यापार घाटा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर, फार्मा, सक्रिय औषधि आदि के लिए चीन पर निर्भर है। भारत पाकिस्तान गठजोड़ है। चीन पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक अस्थायी खतरा है। भारत में जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ है सेना, खुफिया एजेंसी, उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों का गठजोड़। चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ राज्य प्रायोजित आतंकवाद को भी नजरअंदाज किया है और जल शक्ति पर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध का निर्माण किया है। इन बांधों के जरिए चीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ या सूखे की स्थितियां उत्पन्न करके भारत के खिलाफ भू रणनीतिक हथियार के रूप में जल का उपयोग कर सकता है। गौरतलब कि 2000 में तिब्बत में बाढ़ टूटने की वजह से आई बाढ़ में पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही मचाई थी। एलएसी के बारे में रणनीतिक निर्माण किया है। उदाहरण के लिए चीन ने हाल ही में पैंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया है। पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच चीनी सैनिकों की त्वरित आवाजाही को सुगम बनाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है। चीन ने भारत के अलग अलग पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार में अपनी सामरिक उपस्थिति व दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना का विकास करके भारत की चिंताओं को बढ़ाया है। जैसे उदाहरण के लिए हैम्बन-टोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का। वन चाइना पॉलिसी को भारत की मान्यता फिर चीन की ओर से एक भारत नीति की अनदेखी। चीन का सीपेक जो है जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाता है क्योंकि ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत मतलब पीओके से होकर गुजरता है। भारत ने 2003 में ही वन चाइना पॉलिसी को मान्यता प्रदान कर दी थी। हालांकि चीन अभी भी एक भारत नीति के प्रति पूरी तरह से अपना सम्मान प्रकट नहीं कर पाता है। वन चाइना पॉलिसी चीन की इस स्थिति की राजनयिक मान्यता है कि चीन में केवल एक सरकार है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर शासन कर रही है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को मुख्य भूमि चीन का अंग मानता है, वहीं ताइवान स्वयं को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और यह 1949 से चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से स्वतंत्र रूप से शासित है। हिंद महासागर क्षेत्र की में नौवहन की स्वतंत्रता की बात करें तो दक्षिण चीन भारत में चीन के क्षेत्रीय दावे आईओएआर में नौवहन की स्वतंत्रता और स्थिरता के समक्ष जो है चिंता उत्पन्न करता है। एलएसी चीन की आक्रामकता के लिए उत्तरदायी कारक है। भारत की सामरिक स्वायत्तता और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति। आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत जैसे चीन भारत के आर्थिक और सैन्य उत्थान तथा दुनिया में सबसे अधिक उपाधि वाले देश के रूप में भारत की हालिया स्थिति सावधान है। भारत के लिए सीमा पर तनाव का सीधा सा अर्थ है सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल। इससे भारत के लिए न केवल चीन के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि चीन पाकिस्तान गठबंधन में मजबूत हो जाएगा। अब बीआरआई की बारी अस्वीकृति है। भारत चीन और एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। गौरतलब की बीआरआई कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में की गई थी। एक क्षेत्रीय लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत चीन के प्रभाव को चुनौती देते हुए पड़ोसी देशों के लिए चीन की ऋण जाल कूटनीति का एक अस्थायी विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में मालदीव ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए विजन को अपनाने की घोषणा की और मोहम्मद मोइजू ने इससे पहले इंडिया आउट अभियान का समर्थन किया था। और भी भूटान फैक्टर है जिसमें चीन अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण हासिल कर लेता है।
लेता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भूटान की पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाएँ, वहाँ पर चीन उसका पड़ोसी होगा। इससे चीन की सेना को भारी सामरिक लाभ मिल सकता है। चीन एक स्वैप व्यवस्था का प्रस्ताव रखता है, जिसमें चीन ने प्रस्ताव दिया है कि यदि भूटान डोकलाम सहित पश्चिम के क्षेत्रों के चीन के दावे को स्वीकार कर लेता है, तो वह चीन उत्तर पासलुंग और जकारलुंग के क्षेत्र पर भूटान के दावे को स्वीकार कर लेगा। यह प्रस्तावित व्यवस्था भारत के लिए चिंताजनक है। डोकलाम भूटान और भारत चीन के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। यह जो है भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक भी कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। चीन गुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का प्रयास कर रहा है और इससे भारत और भूटान दोनों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सामरिक महत्व है। सामरिक अवस्थिति चीन को मिसाइलों से निशाना बनाने हेतु अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे निकटतम स्थान है। साथ ही चीन संभावित हमलों के लिए खिलाफ बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने हेतु अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान है। यह चीन को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक प्रवेश पर संभावित मार्ग प्रदान करता है। तिब्बत फैक्टर है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं जिनका तिब्बत के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध है। वैचारिक बदलती वैश्विक गतिशीलता में चाइनीज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पर साइनोसेट्रिज्म चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की समकालीन विदेश नीति में मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेट्रिज्म से प्रेरित है। साइनोसेट्रिज्म एक निजाति केंद्रीय राजनीतिक विचारधारा है। यह विचारधारा को दुनिया का सभ्य केंद्र माना जाता है, जो बर्बर और सभी लोगों से घिरा हुआ है। और कुछ टिप्पणीकार जो होते चीन की बीआरआई को चीन के साइनोसेट्रिक विश्व दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो बदले में वैश्विक उदार आर्थिक व्यवस्था और एशिया में भारत की स्थिति के एक साथ एक समझौता है। लोकतांत्रिक शक्ति के साथ भारत की मित्रता है। ग्रे जोन वारफेयर है। ये प्रत्येक संघर्ष और शांति के बीच एक स्पष्ट स्थिति होती है, जिसमें गैर पारंपरिक युद्ध तकनीक और रणनीतियां का उपयोग किया जाता है और इस पारंपरिक तरीके के युद्ध में शामिल नहीं है। ग्रे जॉन वारफेयर शांति और युद्ध के बीच की एक स्थिति है, जहां प्रतिष्ठित टकराव के बजाय अन्य तरीकों से दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य है शत्रु पक्ष को बिना किसी खतरे या हमले का एहसास कराए उसे नुकसान पहुंचाना। इसका एक उदाहरण है चीन की सलामी मतलब स्लाइसिंग नीति। इसके तहत चीन लंबी अवधि में अपने किसी शत्रु देश के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करता रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नीति के तहत चीन दक्षिण चीन सागर में अपने प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत के विदेश मंत्री के शब्दों में भारत और चीन के बीच संबंध काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन विश्व के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों व्यापक रूप से एक समांतर समय सीमा में आगे बढ़ रहे हैं तथा एक दूसरे के पड़ोस में भी अवस्थित हैं। 2020 के सैन्य गतिरोध से दोनों देशों के संबंध को गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की हमेशा से यह धारणा रही है कि द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति महत्वपूर्ण है। अगला है इंडिया मालदीव रिलेशंस। तो हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा की थी। दोनों पक्षों में व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए विजन को अपनाने की घोषणा की गई। इसमें शामिल विकासात्मक सहयोग, व्यापार और आर्थिक सहयोग है और डिजिटल वित्तीय पहल है, जिसमें मालदीव में रुपए कार्ड की शुरुआत और मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान करने में आसानी होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग है। भारतीय फार्माकोपियो को जो है मान्यता देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके बाद मालदीव में भारत मालदीव जैन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दोनों देशों में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन भारतीय रुपए के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में मदद मिलेगी। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच एक वित्तीय समझौता है, जिसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर पर अपनी अपनी सकल मुद्राओं में व्यापार करते हैं। और हानी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे का उद्घाटन और सिलाफुसी में एक नए वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने समर्थन देने की घोषणा की है। भारत के लिए मालदीव का महत्व है भू राजनीतिक। मालदीव अपनी औस्थिति के कारण भारत की एनएफपी मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व क्या है? मालदीव भौगोलिक रूप से पश्चिम हिंद महासागर, चेक पॉइंट्स मतलब अदन खाड़ी और हरमुज जलमंडल मध्य और मलक्का जलमंडल मध्य के पूर्वी महासागर चेक पॉइंट के बीच एक टोल गेट की तरह स्थित है। हिंद महासागर में प्रमुख शिपिंग लेन के लिए
स्थित है। मालदीव जो है नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता के मामले में भारत के हितों का केंद्र है। भू-अर्थशास्त्र मालदीव महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों के निकट स्थित है। भारत का 50% विदेश व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के आसपास अवस्थित है। इस लॉक से होकर गुजरता है। इसके अलावा जो है अ, मतलब सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। भारत 2023 में लगभग $1 बिलियन का आंकड़ा पार करके मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, याद होगा अगर आप। ये रहा मालदीव, ये इंडिया। बाकी आप देख सकते हैं, ये अरेबियन सागर, लक्षद्वीप है, कावारत्ती वगैरह, मिनिकॉय है, बेंगलुरु चैनल है, एटेगिरी, और ये है कलदुफल। क्या है ये? ठीक है, यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो। सुरक्षा के मामले की बात करें तो मालदीव के साथ मजबूत संबंध भारत को आईओआर में चीन की महत्वाकांक्षा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कूटनीति का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। आतंकवाद और पायरेसी, समुद्र डकैती से निपटने में हेल्प करेगा। प्रवासी भारतीय पर्यटन को मजबूत करेगा। ये सब चीजें हैं। द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां क्या है? चीन के रणनीतिक ब्लूप्रिंट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मालदीव के बुनियादी ढांचे में निवेश आदि के माध्यम से मालदीव में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत के लिए चिंताएं उत्पन्न की है। और जैसे कि सीना-माले पुल का निर्माण, मालदीव को सैन्य सहायता हेतु समझौता आदि। कट्टरपंथ, मालदीव ने रूढ़िवादी इस्लामी कट्टरपंथियों की संख्या में वृद्धि, जिसमें पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकवादी समूह आदि शामिल हैं। भारत की चिंता आतंकवादी संगठन और भारतीय परिसंपत्तियों पर हमले के लिए मालदीव को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत विरोध भावना, जैसे वर्तमान मालदीव शासन के तहत भारत विरोधी भावनाएं बढ़ना, भारतीय सैन्य टुकड़ियों हेलीकॉप्टरों की वापसी की मांग, पारदर्शिता की कमी, गलतफहमियां, सब चीजें हैं। द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने की दिशा में आगे काम कर सकते हैं। सहयोग और परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता में वृद्धि करके, सुरक्षा सहयोग में अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी धारणा के द्वारा और गुजराल सिद्धांत द्वारा, जिसमें भारत के गुजराल सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय के सिद्धांत अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के विदेश संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन प्रदत्त करते हैं। अगला न्यूज है इंडिया कनाडा का। ठीक है, सुर्खियों क्यों है? क्योंकि हाल ही में कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव थोड़ा बढ़ा था। ये है कनाडा, जो यहाँ पर अलास्का है, और ये है ग्रीनलैंड, बाकी यूएसए, ये कनाडा। ठीक है, दिख रहा होगा। तो भारत और कनाडा के बीच यह राजनयिक तनाव तब उत्पन्न हुआ जब कनाडा की सरकार ने वहां पर मौजूद भारतीय अधिकारियों पर एक आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए भारत सरकार से उन्हें प्राप्त राजनयिक छूट को खत्म करने की मांग की। भारत सरकार को कनाडा के इस आरोप को निराधार बताया। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार विदेशी सरकारी अधिकारी अपनी अधिकारी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए मेजबान देश की स्थानीय अदालतों या मानव प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं आते हैं। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 का है, जिसमें राजनयिक अधिकारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां छूट प्रदान करता है। भारत कनाडा संबंधों में हालिया गिरावट के लिए जिम्मेदार है। खालिस्तानी उग्रवादियों का मुद्दा, कनाडा सरकार द्वारा समर्थित खालिस्तानी अलगाववादी समूह भारत कनाडा संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आई है। भारतीय संप्रभुता की बात करें तो भारत की बार बार चेतावनी के बावजूद कनाडा सरकार खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रही है। 2023 में कनाडा ने एक स्वतंत्र सिख स्टेट के गठन पर अनौपचारिक जनमत संग्रह जैसी गतिविधियों का समर्थन किया था, इसे भारत ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था। सुरक्षा सहयोग में कनाडा में रहने वाले उग्रवादियों और संगठन अधिकारी उनके नेटवर्क से जुड़े अपराधी को लेकर भारत सरकार के प्रत्यारोपण अनुरोध को कनाडा की सरकार ने कई बार नजरअंदाज किया है। और निष्क्रियता समझौते, दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता तथा विदेशी निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते में कोई प्रगति नहीं देखी गई है। वोट बैंक की राजनीति है। सिख समुदाय, जो विशेष रूप से ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में कनाडा राजनीतिक दलों में के लिए प्रमुख वोट बैंक है। भारत कनाडा के संबंध में महत्व क्या है? रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग। एक सेकंड। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के लिए आवश्यक है। कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति जो है, चीन को आक्रामक, विघटनकारी वैश्विक शक्ति के रूप में और भारत को क्षेत्र के साझा हितों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्वीकार करती है। आर्थिक व्यापार है। 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार
$9.36 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें $3.80 बिलियन का निर्यात और $5.536 बिलियन का आयात किया गया। निवेश के अवसर हैं, और जैसे कि कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में कमोबेश $75 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। साथ ही ये फंड्स भारत को निवेश के लिए एक अनुकूलन गंतव्य के रूप में देखते हैं। प्रवासी कनाडा दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां अत्यधिक संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। और सैन्य परमाणु सहयोग कनाडा के साथ परमाणु सहयोग समझौता 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत सैन्य परमाणु सहयोग पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। अगला है रक्षा सहयोग। सैन्य और रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी अवसंरचना आदि के विकास के लिए डीआरडीओ और कनाडाई वाणिज्यिक निगम के बीच समझौता ज्ञापन को 2021 में नवीनीकृत किया गया था। गौरतलब है कि 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालिया कूटनीतिक गिरावट के संभावित प्रभाव क्या हैं? तो इसमें है रणनीतिक सहयोग। फाइव आइज अलायंस सहित पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित रहा है। इसमें सुरक्षा, रक्षा और परमाणु ऊर्जा आदि में सहयोग में दबाव पड़ा रह सकता है। आर्थिक और व्यापार समझौता है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही व्यापार वार्ता में और देरी हो सकती है। भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता था। अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रवासी छात्र चिंता है। बढ़ते तनाव से कनाडा में प्रवासी भारतीय, विशेषकर भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित 2,30,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ते हैं, और इनमें देश की अंतर्राष्ट्रीय छात्र आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। अव्रजन वीजा प्रोसेसिंग है। सुरक्षा संबंधी खतरों का हवाला देते हुए वीजा सेवाओं का संभावित निलंबन दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा और अव्रजन योजनाओं को बाधित कर सकता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए जा सकने वाले जरूरी कदम में रचनात्मक कूटनीतिक है, जिसमें आपसी चिंताओं का पारदर्शी तरीके से समाधान निकालने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा शुरू करनी चाहिए। दोनों पक्षों को यथार्थ स्थिति को बाधित करने किए बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करना चाहिए। सुरक्षा सहयोग। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग की रूपरेखा के तहत आतंकवाद और खालिस्तानी उग्रवादियों से निपटने के लिए सहयोग करना चाहिए। आर्थिक और व्यापार संबंध। आर्थिक संबंधों के निवेश प्रवाह जैसे आदि के पुनर्निर्माण के लिए व्यापार समझौते पर भी वार्ता आरंभ करनी चाहिए। प्रवासी भारतीयों को शामिल करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? सामरिक हित में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने और नौवहन की संचालन स्वतंत्रता व नियमित आधारित व्यवस्था पर बल देने जैसे प्रमुख सामरिक हितों में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। आसियान के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाओस के वियनतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का भाग लिया। आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन के बारे में है, ये एक अंतर सरकारी समूह है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों व एशिया के अन्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो आसियान में कौन-कौन है? लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। आसियान 1967 में घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत बना हस्ताक्षर हुआ था। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में 10 मेंबर हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष चक्रीय क्रम में आसियान की सदस्यता करते हैं। और इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निर्धारित है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान में नीति निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है। आसियान समन्वय की बात करें तो ये आसियान समझौते और निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। आसियान सचिवालय है, गतिविधियों और पहलों का समर्थन और सुगम बनाता है। आसियान क्षेत्रीय मंच है, ये आसियान सदस्य देशों और सहयोगियों के बीच राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता सहयोग का मंच है। और 1966 में आरपीएम में शामिल हुआ था भारत, और निर्णय लेना। आसियान के सभी निर्णय आपसी परामर्श और सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। आसियान फ्यूचर फोरम क्या है? 2023 में वियतनाम ने 93वें आसियान शिखर सम्मेलन प्रस्तावित किया था। यह आसियान सदस्य देशों के साथ साथ भागीदारी देशों के लिए नए विचारों और नीतिगत सिफारिशों के साझा करने का एक साझा मंच है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई और सहयोग की भावी दिशा तय की गई। और आसियान व्यापार और मतलब भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य हुआ, और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य हुआ, जिसमें डीपीआई विकास में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए संयुक्त पहलों को लागू करना, ये सब है। वित्तीय प्रौद्योगिकी नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से सीमा भुगतान
प्रणालियों पर सहयोग का पता लगाना, साइबर सुरक्षा पे काम हो रहा है। प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का स्वागत किया गया। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के बारे में जाने तो आधिकारिक कूटनीति भी इसको कहते हैं। इसके तहत सरकारों के बीच सीधे औपचारिक और आधिकारिक वार्ताएं होती हैं। ये औपचारिक वार्ताएं राजनयिक राष्ट्राध्यक्षों और अन्य अधिकारियों के प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती है। अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्षमता निर्माण, ज्ञान साझाकरण, सतत वित्त पोषण व निवेश तथा कार्यान्वयन तंत्र की भी घोषणा की गई। भारत आसियान संबंधों के बारे में देखें तो सेकंड ठीक है। भारत तो 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, जिसमें $5 मिलियन प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक्ट ईस्ट नीति के तहत 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाना, वार्षिक महिला वैज्ञानिक सम्मेलन करना, छात्रवृत्ति का विस्तार, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी करना और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय में आसियान के स्टूडेंट के लिए नई छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया। व्यापार समझौते की समीक्षा की गई। 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा की गई। डिजास्टर रेजिलियंस यानी आपदाओं का सामना करने की क्षमता को मजबूत करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा, आसियान भारत स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की गई। ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशालाएं हुई, साइबर नीति पर वार्ता हुई और क्लाइमेट रेजिलियंस अभियान में नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भारत के लिए आसियान का महत्व है आर्थिक साझेदारी, व्यापार के लिए, हिंद प्रशांत रणनीति के साथ तालमेल के लिए, पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी के लिए, और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन शिक्षा के लिए। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान का महत्व है राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीयता। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में अवस्थित है और दक्षिण पूर्व एशिया गतिशील एशिया प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। एशिया प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र आर्थिक समृद्धि और भू राजनीतिक परिवर्तन के प्रमुख केंद्र हैं। नियम आधारित व्यवस्था है। आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित सुरक्षा संरचना को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता को संतुलित करना, आसियान सेंट्रलिटी हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। कनेक्टिविटी है। आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी पहलों को प्रोत्साहित करता है, जो मास्टर प्लान ऑफ आसियान कनेक्टिविटी का पूरक है। भारत आसियान संबंधों में चुनौतियां क्या हैं? आर्थिक चिंता है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से बाहर निकलने के लिए भारत के फैसले ने आसियान सदस्यों में आर्थिक तौर पर निराशा की भावना पैदा की। व्यापार असंतुलन है। पिछले कुछ वर्षों में आसियान देशों के साथ भारत व्यापार घाटा बढ़ा है और बहुपक्षीय जुड़ाव का अभाव है। बढ़ता चीन का प्रभाव है। कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भारत और आसियान देशों के बीच भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित बनी हुई है। और क्वाड है। अन्य संगठनों के बारे में जाने, क्वाड के बारे में तो आसियान सेंट्रलिटी को चुनौती। आसियान मानता है कि क्वाड संभावित रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी केंद्रीय भूमिका को कमजोर कर रहा है। और आसियान क्षेत्रीय मंच पर प्रभाव, क्योंकि आसियान द्वारा स्थापित एआरएफ का उद्देश्य अमेरिका और चीन सहित 27 प्रतिभागियों के जो है राजनीतिक सुरक्षा वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए हिंद प्रशांत में आसियान के प्रभाव को बनाए रखना है। और जो फैन के लिए खतरा है, क्योंकि आसियान सदस्यों ने 1971 में शांति, स्वतंत्रता, तटस्थता क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और हिंद प्रशांत क्षेत्र विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने पर केंद्रित है। सार्क के बारे में जानें तो आर्थिक और व्यापार विकास है। सार्क की तुलना में आसियान ने क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में तेजी से वृद्धि की है। इसके विपरीत सार्क आर्थिक एकीकरण और सहयोग का सामना समान स्तर पर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाकी सब चीजें हैं। संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे की राह में 10 सूत्रीय योजना, जैसे भारत और आसियान देशों के बीच गहन सहयोग, आपसी सम्मान एवं साझा विकसित करने के लिए ठोस आधार पर तैयार की है। साथ ही हिंद प्रशांत में आसियान सेंट्रलिटी के भारत में विजन को आगे बढ़ाती है। आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाना है। समुद्री सहयोग बढ़ा सकते हैं। चीन के प्रति संतुलन, जिसमें भारत को हिंद प्रशांत समुद्री साझेदारी शुरू करनी चाहिए। कनेक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना क्या चाहिए। अगला न्यूज है ब्रिक्स का। तो हाल ही में रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहला ऐसा शिखर सम्मेलन है जिसमें ब्रिक्स के विस्तार पर के बाद नए सदस्य भी शामिल हुए। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जानें तो कजान घोषणा पत्र को अपनाया गया। कजान घोषणा पत्र न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है।
इसके अलावा 2025 में ब्रिक्स से अध्यक्षता और ब्राज़ील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए ब्राज़ील को पूर्ण समर्थन देने की बात की गई। तो ब्रिक्स में सहयोग के 3 स्तंभ हैं: राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक लोगों के बीच सहयोग। तो ब्रिक का शब्द इस्तेमाल अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया था। ब्रिक 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ब्रिक्स बन गया है। ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग के लिए जिम्मेदार कारक सदस्य हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बड़े देश हैं। इस प्रकार ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं। सभी देश सहयोग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था के अप्रयुक्त क्षेत्रों का उपयोग करना चाहते हैं। आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में वैकल्पिक वैश्विक अवसंरचना निर्माण का लक्ष्य है। सदस्य देश अपने क्षेत्र में बाजारों का अन्वेषण करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये देश वैश्विक गेटवे के रूप में है। 10 सदस्य 10 हैं। आरंभिक 5 सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और फिर साउथ अफ्रीका था। 5 नए सदस्य अभी बने हैं। ब्रिक्स प्लस हो गया है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। और ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है 45 जनसंख्या का। अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में यूरोपीय संघ में 14.5% और G7 29.3%, तुलना में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 37.3% है। वित्तीय है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र में ब्रिक्स की बात करें तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना था। मुख्यालय इसका शंघाई है। और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हुआ था। ये एक वित्तीय सुरक्षा तंत्र है। ये भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स सीमा पर भुगतान पहल या ब्रिक्स पे है, और ये ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज है। और ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति में ब्रिक्स प्लस संवाद। ये संवाद अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों के साथ आयोजित किया गया था। इसका आयोजन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ है के एवं एक साथ ही बेहतर विश्व का निर्माण आदर्शवाद के साथ किया गया। ब्रिक्स भागीदार देश का समर्थन इस श्रेणी में क्यूबा, तुर्की, वियतनाम सहित 13 नए भागीदार देश शामिल हैं। सुरक्षा की बात करें तो ब्रिक्स रैपिड सुरक्षा चैनल, यह ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। 2022 में 14वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और व्यापक अभिसमय को अंतिम रूप से अपनाने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंस्टेलेशन, इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग में सहयोग को बढ़ावा देना है। समकालीन विश्व में ब्रिक्स की प्रासंगिकता है ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की व्यक्ति में वार्ता के लिए सुरक्षित स्थान की बहुपक्षीय संस्था में सुरक्षा की मांग को बढ़ावा देना, ये सब चीजें हैं। जैसे इथियोपिया, ईरान को छोड़कर सभी ब्रिक्स देश WTO के मेंबर हैं। ब्रिक्स में जुड़ी चुनौतियां हैं। ब्रिक्स का गठन सदस्य देशों के दीर्घकालीन सामान्य आर्थिक हितों के निहित था, लेकिन विविध चुनौतियों के कारण ये अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं। आर्थिक क्षमता का कम योग, उदाहरण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में ब्रिक्स देशों का सामूहिक रूप से वैश्विक व्यापार 18% हिस्सा है, परंतु ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार 2.2% है। ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग की बात करें, इसका प्रस्ताव 2018 में किया गया था, लेकिन सदस्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण इसे अब तक अपनाया नहीं गया। विडॉलरीकरण, ईरान, रूस और चीन जैसे कुछ सदस्य अब अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं। हाल ही एक साझा ब्रिक्स प्लस मुद्रा वार्ता चल रही है, लेकिन विशेषज्ञ खासकर ब्रिक्स समूह हालिया विस्तार के साथ इसे संभावित मानते हैं। बाकी थोड़े से ये सब मुद्दे हैं ब्रिक्स के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स में। तो देख लेते हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों के बीच जो है BIT मतलब निवेश के बारे में, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान सिंगल बायलैटरल इन्वेस्टिगेशन ट्रीटी, आर्थिक सहयोग की बढ़ावा मिलेगा और एक मजबूत एवं लचीला निवेश में परिवेश तैयार होगा। तो BIT एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए पारस्परिक समझौता है। 2015 में नए मॉडल टेक्स्ट को मंजूरी दी गई थी। तो इनकी विशेषताएं राष्ट्रीय व्यवहार है, विदेशी निवेशक के साथ घरेलू निवेशक के समान व्यवहार किए जाने का प्रावधान इसमें है, अधिग्रहण से सुरक्षा, विवादों का निपटारा, अन्य चीजें इसमें है। भारत उज्बेकिस्तान संबंध की बात करें तो उज्बेकिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। दोनों के बीच जुड़ाव अलग अलग आयाम में निम्नलिखित शामिल है। आर्थिक संबंध, भारत उज्बेकिस्तान में शीर्ष 10 व्यापार साझेदार में से एक है। सुरक्षा और रक्षा सहयोग, दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अभ्यास 10 तारीख आयोजित किया गया। बहुपक्षीय जुड़ाव, दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और SCO जैसे विविध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, यूरेनियम अयस्क के कंस्ट्रक्ट की पूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए गए हैं।
लोगों के बीच आपसी सहमति उज़्बेकिस्तान में 14,000 भारतीय निवास करते हैं। ये रहा उज़्बेकिस्तान, रसिया, कज़ाकस्तान, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान है, इन सबसे घिरा हुआ है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई। तो इस संधि पर 2024 में आबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए। 31 अगस्त 2024 से लागू हुई। यूए के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता सितंबर 2024 समाप्त हो गया था। गौरतलब है कि समझौते पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत संयुक्त अरब अमीरात की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालें तो इसमें इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट की व्यवस्था की गई। हालांकि इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब मेजबान देश अनिवार्य और 3 साल के भीतर विवाद समाधान नहीं हुआ। उसमें पोर्टफोलियो निवेश को कवर करते हुए निवेश क्लोज्ड एसेट आधारित परिभाषा निर्धारित की गई। निवेश संबंध समान न्याय पर अनारक्षित प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की गई। निवेश को मेजबान देश द्वारा जब्त करने से संरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए मुआवजे पर भी प्रावधान किया गया। भारत संयुक्त अरब अमीरात का महत्व है। अप्रैल 2000 जून 2024 तक भारत में आए कुल एफडीआई में 3% $19 बिलियन की हिस्सेदारी के साथ यूएई भारत के एफडीआई का सबसे 7वां बड़ा स्रोत है। इसमें निवेश को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निवेशक को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और अगर कोई विवाद होता है तो उसे निष्पक्ष तरीके से मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। ठीक है। कमेटी ऑन ट्रेन ग्रुप। तो भारत ने मंत्री ने C10 और L69 ग्रुप की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। L69 समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, प्रशांत महासागर के द्विपक्षीय देश और एशिया के देश शामिल हैं। इसका भारत एक सदस्य है। C10 तो उत्पत्ति 2008 में दक्षिण अफ्रीकी वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर समिति के रूप में स्थापित किया गया था। सदस्य अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट और सेंट्रल बैंक ऑफ स्टेट अफ्रीकन स्टेट है। इसके कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि की गवर्नेंस, अफ्रीकी भागीदारी को बढ़ाने में मदद करना। और नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने चागोस के द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया। इस समझौते के तहत जो है द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की गई। हालांकि अभी भी इस संधि को अंतिम रूप देना बाकी है। और इसमें जो है इस द्वीप समूह के एक बड़े हिस्से डिएगो गार्सिया एटोल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का सैन्य अड्डा बना रहेगा। इसका अर्थ है कि डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरिशस को नहीं सौंपी गई। और चागोस द्वीप समूह के बारे में जाने तो हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप 18वीं शताब्दी तक निर्जन था। बाद में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। भारत ने 1814 में यह द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम से सौंपा। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र ने 1965 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया चागोस द्वीप उस क्षेत्र का केंद्रीय भाग है। ये रहा चागोस, ठीक है, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट है 1976 में द्वीपों का सेशल्स को सौंप दिया गया था। मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने के 3 साल पहले 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। संधि का महत्व क्या है? औपनिवेशिक विरासत विवाद की समाप्ति करना, क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीति है। सुरक्षा के दृष्टि से महत्व है क्योंकि डिएगो गार्सिया बेस पर नियंत्रण बने रहने से संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जलमंडल पर नजर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन। गौरतलब है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प ने चागोस में मॉरिशस के सौंपने का समर्थन किया था। इस तरह नया समझौता अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अर्थव्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प का मतदान किया था, मॉरिशस दावे का समर्थन किया था। भारत का पक्ष उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन पर सैद्धांतिक रुख के रूप में था। और यह है एनाकोंडा स्ट्रैटेजी। हाल ही में ताइवान की नौसेना ने दावा किया कि चीन की सेना उसके द्विपक्षीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। एनाकोंडा रणनीति के बारे में जाने तो एक प्रकार की सैन्य रणनीति है। इसे अमेरिकी गृह युद्ध के अंतिम चरण के रूप में, मतलब प्रारंभिक चरण के रूप में यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट से प्रस्तावित किया गया था। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? ये रहा फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये गाजा स्ट्रिप है, रफा इजिप्ट के पास। तो इसराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण को इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में एक शर्त बना दिया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये राफा क्रॉसिंग सहित मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर लगभग 14 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी भूमि का खंड है।
2005 में गाज़ा में इजरायली बस्तियों और सैनिकों की वापसी के बाद इसे विसैन्यीकृत सीमा क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। यह भूमध्य सागर से लेकर इजरायल के कोरम शालोम की क्रॉसिंग तक विस्तारित है। इजरायल की वापसी के बाद इसे मिस्र और फिलिस्तीन प्राधिकरण को सौंपा गया था। शुद्धि पत्र क्या है? इरैटा। तो 2 सितंबर 2024 मासिक समसामयिक आर्टिकल 2.3 भारत सिंगापुर संबंध में वर्णित तथ्य कि भारत सिंगापुर G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा है सही नहीं है। यह जानकारी G20 का हिस्सा है, सिंगापुर नहीं। तो खत्म होता है पूरा न्यूज। तो आपका खत्म हो चुका है ये इंटरनेशनल रिलेशन। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।